45 वर्षों से तो नक्सलवादी धारा के लोग जो क्रांतिकारी वामपंथ कहते हैं वो और परंपरागत कम्युनिस्ट ठीक हाशिए पर चले गए हैं। इस ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक परिदृश्य को अपने को रेखांकित करना है और इसमें इनकी भूमिका कमतर क्यों होती जा रही है? इनकी कम्युनिस्टों की और खासकर क्रांतिकारी वामपंथियों की भी, नक्सलवादियों की भी। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि 1990 में जब भारत में भूमंडलीकरण शुरू हुआ तो केवल भूमंडलीकरण ही शुरू नहीं हुआ बल्कि दो और घटनाएं हुई साथ में, जिसको मैं मंडलीकरण और कमंडलीकरण के रूप में भी देखता हूँ। तो भूमंडल, कमंडल और मंडल, इन तीनों ने मिलकर भारत में वामपंथ की जो भी अग्रगति थी, चाहे वो अग्रगति सीपीआई-एमएल के आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो अग्रगति सीपीआई-एम के रूप में हो या कुछ, उस सबको रोक दिया। और धीरे धीरे करके भूमंडलीकरण के प्रभाव में और मंडलीकरण और कमंडलीकरण के प्रभाव में राजनीति करने के जो रूप थे वो सब पुराने पड़ने लगे और वामपंथी पार्टियां राजनीति करने के नए रूपों की खोज कर पाने में असमर्थ हो गई। वो वर्किंग क्लास का आंदोलन जिस तरह चलता है, पीजेंट्री के बीच में, किसानों के बीच जिस तरह आंदोलन किया जाता है, उन्हीं पुराने रूपों से चिपकी रही। वो भूमि के प्रश्न को ही रेखांकित करती रही। वो जमींदार और भूमिहीन किसान के संघर्ष के रूप में उसको रेखांकित करती रही, जो एक जमाने में 60 के दशक में, 70 के दशक में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रेखांकित किया, जिसका लाभ भी उन्हें प्राप्त हुआ, राजनीतिक लाभ भी प्राप्त हुआ जनगोलबंदी के रूप में और अपनी दावेदारियों के रूप में। लेकिन भूमंडलीकरण और पूंजीवाद के बदले हुए रूप ने और इन दो सामाजिक और सांस्कृतिक परिघटनाओं के रूप में उनके राजनीति करने के रूप पुराने पड़ गए। इसलिए धीरे धीरे कर ये जो राजनीति का जो फ्रेम है, राजनीति का चौकटा है, उस चौकटे से धीरे धीरे करके बाहर होती चली गई। सबसे पहले इस चौकटे से सीपीआई-एमएल बाहर हुई, उसके बाद सीपीएम इस चौकटे के अंदर दिखाई देती रही उस वक्त तक, जब तक कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती रही। जैसे ही उसने पश्चिम बंगाल में चुनाव हारा और बुरी तरीके से हारा, उसके बाद वो भी इस राजनीतिक चौकटे से बाहर चली गई। अब आप देखिए कि जो नई ताकत उभरी है, जिसके साथ अलायंस करने के लिए, गठजोड़ करने के लिए सीपीआई-एमएल भी तैयार है, लिबरेशन ग्रुप भी तैयार है, और इसके साथ सीपीएम भी तैयार है, प्रकाश करात भी तैयार है और दीपंकर भट्टाचार्य भी तैयार है। जब वामपंथ के ये पारंपरिक वामपंथ के ये दोनों प्रतिनिधि जिस शक्ति के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हम देख सकते हैं कि उस शक्ति का उभार कैसे हुआ। उस शक्ति का उभार मजदूर वर्ग का आंदोलन चला के नहीं हुआ, उस शक्ति का उभार किसान आंदोलन चला के नहीं हुआ, उस शक्ति का उभार नए किस्म की नागरिकता आधारित आंदोलन करने से हुआ। और उन्होंने वो मुद्दे उठाए जो न जाति से बंधे हुए थे, जो न धर्म से बंधे हुए थे, और उन्होंने पूरे सिस्टम में उन्होंने क्रांति का आह्वान नहीं किया, बल्कि जो मौजूदा प्रणाली है, राजतंत्र है, उस राजतंत्र में उन्होंने रेडिकल सुधारों का, भ्रष्टाचार के सवाल के इर्द गिर्द उन्होंने आह्वान किया। इसकी वजह से उनका उभार हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों ने जो अपने आप को एक नागरिक के रूप में देखते हैं, एक ऐसे नागरिक के रूप में देखते हैं जिसकी महत्वाकांक्षाओं और जिनकी आकांक्षाओं की नुमाइंदगी ये प्रणाली नहीं कर पा रही है, उसके रूप उन लोगों ने उसको समर्थन दिया। तो इसीलिए प्रकाश करात कहते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी कर रही है। इसीलिए सीपीआई-एमएल की शक्तियां बहुत ध्यान से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही थी और दिल्ली में चुनाव के दौरान उसने कहा कि भाई इन लोगों का विरोध तो नहीं करना है। हम अभी नहीं कह सकते कि इनका समर्थन करना है नहीं करना, कम से कम उसने अपने कैडर को ये आदेश दिया कि इन लोगों का विरोध तो नहीं करना है। और अब उसके बाद में ये लोग उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ में जहां जरूरत पड़ी वहां पर गठजोड़ करने के लिए भी तैयार है। ये जो नई ताकत है जिसका उभार हुआ है, आपने कहा कि कम्युनिस्ट शक्तियां जो हैं, इवन सीपीआई-एमएल जैसी क्रांतिकारी शक्ति भी जनता के नब्ज को पहचानने में विफल हो गई। 20 सालों तक वामपंथी पार्टी लेफ्ट कोऑर्डिनेशन पश्चिम बंगाल और यहाँ वहाँ शासन करती रही। ठीक ऐसी परिस्थिति में और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अब तक वामपंथ ने अब तक अपनी कोई स्वतंत्र दावेदारी प्रस्तुत नहीं करी। क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता है? क्या आप सोचते हैं इस संदर्भ में कि इनको अपनी स्वतंत्र दावेदारी सबको मिलकर करनी चाहिए? इसमें क्या रुकावट है? नहीं, देखिए, असल में होता यह है कि जो वामपंथी जो हैं वो अपनी ही भाषा के दास हैं। उन्हें अपनी आवाज सबसे ज्यादा प्रिय लगती है,
इसलिए आप प्रकाश करात का बयान देखिए। प्रकाश करात अपने बयान में कहते हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने इन प्रश्नों के ऊपर बोलना शुरू नहीं किया है जो उनके प्रिय प्रश्न है। मतलब अब आप आम आदमी पार्टी से तो ये उम्मीद करते हैं कि वो सेकुलरिज्म के सवाल पे बोले, वो अर्थव्यवस्था के सवाल पे बोले, लेकिन जयललिता के साथ आप समझौता करने के लिए तैयार है? क्या जयललिता सेकुलरिज्म और भूमंडलीकरण के सवाल पर सीपीएम की भाषा बोलती हैं? उसी इंटरव्यू के लास्ट में उन्होंने कहा है कि हम तमिलनाडु में जयललिता के साथ समझौता करने जा रहे हैं बिकॉज शी इज गोइंग टू बी द मेजर डिसाइसिव प्लेयर इन द फ्यूचर अरेंजमेंट्स ऑफ द थिंग्स। तो अब आम आदमी पार्टी से आप इस तरह की उम्मीदें करते हैं, जब तक वो आपकी भाषा नहीं बोलेगी तब तक आप उसको अपनी ऐसी शक्ति नहीं मानेंगे और जयललिता से आप समझौता करने के लिए तैयार है। तो ये जो अंतर्विरोध है इनका, ये अंतर्विरोध आश्चर्यजनक है। दूसरी तरफ इनकी भूमिका अलग तरह की है, सीपीआई एमएल वालों की भूमिका अलग तरह की है। उन्होंने इनका ज्यादा सकारात्मक मूल्यांकन किया है और वो पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड अपनाने की बजाय एक बराबर के दर्जे से इन लोगों के साथ में बातचीत करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी इनके साथ समझौता करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इनके साथ समझौता करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन शक्तियों के इर्द गिर्द, जिन शक्तियों को अपने साथ जोड़ रही है या जोड़ना चाहती है, उन शक्तियों की परंपरागत मार्क्सवाद में कोई दिलचस्पी नहीं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति अपने आप को मार्क्सवादी कहता है या नहीं कहता है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई व्यक्ति अपने आप को क्रांति के विचार के साथ जोड़ता है या नहीं जोड़ता है। आजादी के बाद अब तक सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। कई तरह की शक्तियां कहते रही हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी वो थर्ड धारा की जो शक्ति है, सेंट्रिस्ट फोर्सेस हैं, वो सरकार में आते रहे। अब ये जो नई पार्टी है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन की मूल अवधारणा और इनकी व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा में क्या फर्क दिखते हैं? क्या है, कहाँ तक जाएंगे वो? इसको ध्यान में भाई, जब पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती थी तो दरअसल वो क्रांति के विचार की रोशनी में की जाती थी। उसके बारे में ये माना जाता था कि हम इस सड़ी गली व्यवस्था को पहले समूल नष्ट करेंगे, फिर उसके खंडरों पे हम एक नई व्यवस्था खड़ी करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन का विचार इस तरह का विचार था। आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की चर्चा नहीं करती है। वो कहती है कि ये जो मौजूदा व्यवस्था है इसी के अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स करेंगे, कड़े कानून बनाएंगे, भ्रष्टाचार के विरोध में कड़े कानून बनाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस तरह करेंगे कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का जो है वो इस्तेमाल बेकार हो जाए। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कराएंगे ताकि ब्यूरोक्रेसी जनता के साथ जुड़े। दरअसल आम आदमी पार्टी रेडिकल सुधारों का प्रस्ताव लेकर आई है, वो क्रांति का प्रस्ताव लेकर नहीं आई है। वो इन्हीं रेडिकल सुधारों के प्रस्ताव को क्रांति कहती है, वो अलग बात है। क्रांति तो एक ढीला डाला शब्द है, आप जिसके चाहे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की जो शक्तियां हैं, जो अवधारणा जो आपने शुरू में बताया, हाँ। तो क्या ये जो नई शक्ति या नई पार्टी है आप, ये व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में कोई भ्रम नहीं फैला रही है? ये कैसा भ्रम जाल है, ये कैसी स्थिति है? मतलब मैं इसे भ्रम जाल तो नहीं कहता हूँ। मेरा कहना ये है कि ये तो सवाल ये है कि आपका प्रस्थान बिंदु क्या है। अगर आपका प्रस्थान बिंदु मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है, अगर आपका प्रस्थान बिंदु सर्वहारा का अधिनायकत्व है, तब तो आपको लगेगा कि ये लोग भ्रमजाल फैला रहे हैं। लेकिन सर्वहारा का अधिनायकत्व की दावेदारी करने वालों को भी लगता है कि ये शक्तियां सकारात्मक हैं, इनके साथ समझौता कर लिया जाए। आखिरकार ऐसा क्यों है? मेरा विचार यह है कि क्रांति का वो विचार जिसकी एक निष्पत्ति सर्वहारा का अधिनायकत्व है, एक यूटोपियन विचार है जो दुनिया में 75, 80 साल तक समाजवाद के प्रयोग करने के बावजूद कायम नहीं हो पाया। सोवियत संघ में नहीं कायम हुआ, चीन में वो किस जगह पहुंच गया है हम लोग अच्छी तरह जानते ही हैं उसको। इसलिए इन लोगों का जो विचार है, जिसमें ये मौजूदा संसदीय लोकतंत्र में रेडिकल रिफॉर्म करके उसको जनता अधिक जनोन्मुख बनाना और जनता के साथ अधिक जोड़ने की जो तरकीब इन लोगों ने सुझाई है, कोई गारंटी नहीं कि तरकीब उनकी सफल ही होगी या वो लोग सफल ही होंगे। ज्यादा अंदेशा तो उनकी विफलता का ही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो शक्तियां खड़ी हैं वो बहुत ताकतवर हैं और वो उनके ऊपर हमले भी कर रही हैं जबरदस्त। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव मुझे आकर्षक लगता है। ये कुछ नई बात जो है वो पेश करता है और इसको, उस नई बात को जमीन पे उतारने, धरती पे उतारने की उनकी विधियां हैं वो भी नए किस्म की हैं। कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो सादगी का प्रण ले। एक व्यक्ति को ये सादगी पसंद होता था। कभी किसी ने नहीं सुना होगा पूरी सरकार जो है वो आंदोलन पे उतर आए। तो ये एक
एक नए तरह की, आज तक भारत में ऐसी कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई सामाजिक जमा पूंजी ना हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, मतलब जो है कोई ना कोई कितना लाभ होने वाला है इस देश की जनता को? क्या कोई स्थायी विकल्प मिल पाएगा इससे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं मान, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मैं नहीं मानता हूं कोई स्थायी विकल्प मिलने की गारंटी है, लेकिन एक प्रक्रिया शुरू हुई है और इस प्रक्रिया के कोई कुछ भी परिणाम निकल सकते हैं। जो भी परिणाम निकलेंगे वो एक हद तक सकारात्मक होंगे, वो 100% सकारात्मक होंगे और वो सारी व्यवस्था, सारी गड़बड़ियों को खत्म कर देंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा कहने की जरूरत मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो निराशा का माहौल था, जब ये मान लिया गया था पूरी तरीके से कि केवल भ्रष्ट आचरण करके ही, गलत तौर तरीकों से ही राजनीति की जा सकती है, वहां पर छोटे पैमाने पर सही, दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाकर ही सही, इन लोगों ने ये दिखाया है कि राजनीति करने का एक दूसरा तरीका भी है और वो तरीका कुछ हद तक कामयाब भी है। ये उन्होंने दिखाया, ये सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। और वो अपने, अभी तक वो अपने उस तरीके पे कायम है, मतलब। और पहले ही माना जाता था कि भाई जो जनता का प्रतिनिधि चुन गया वो तंत्र का अंग हो जाएगा सरकार में आकर। ये एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो तंत्र का अंग बनने से इनकार करता है। वो कहता है हम तंत्र के अंग नहीं बनेंगे, और उसके लिए वो अपना जनप्रतिनिधित्व और सत्ता में अपनी भागीदारी को भी दांव पे लगाने के लिए तुरंत प्रस्तुत है। ये सब बातें मैंने तो कम से कम अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। कम्युनिस्ट भी यहाँ हुकूमत में आ जाते हैं, वो हुकूमत से चिपक के रह जाते हैं और किसी कीमत तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि बहुत ही अलोकप्रिय ना हो जाएं। जैसा कि देखिए पश्चिम बंगाल में हुआ, सीपीएम तब तक हुकूमत से चिपकी रही जब तक जनता ने उसको धक्का मार के जो है वो सत्ता से नहीं उतार दिया। आमतौर पर कांग्रेस के विकल्प के रूप में अब तक, कुछ समय पहले तक कम्युनिस्टों को ही देखा जाता रहा है। वो जगह वो हमेशा भरते रहे कि कांग्रेस का विकल्प कम्युनिस्ट। अब तक की अपनी बातचीत में ये आ गया कि बिल्कुल ये अभी हाशिए पे आ गए हैं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ऐसी शक्तियां और आप जैसी शक्तियां उसको भर रही हैं। ठीक इस बदले हुए परिदृश्य में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तमाम तरह के कम्युनिस्टों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं थोड़ी सी तरमीम आपकी बात में ये पेश करूंगा कि बीजेपी उस अंतराल को नहीं भर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की स्थानापन्न है, वो सब्स्टिट्यूट है कांग्रेस की। वो कोई भी गवर्नेंस का, सुशासन का कोई वैकल्पिक मॉडल दे पाने में नाकाम रही है। कांग्रेस की सरकार जितने दिनों में बदनाम होती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार उससे आधे समय में बदनाम हो जाती है और ऐसा ही होगा। नरेंद्र मोदी की चुनाव अभियान में जो 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे आखिर तक, तो 2000 करोड़ रुपए जो उसमें निवेश कर रहे हैं वो सरकार, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, मान लीजिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बने, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 2000 करोड़ रुपए तो लोग सूद सहित कमाएंगे ना। तो उसके बाद जो भयानक लूटमार मचेगी उसको संघ परिवार नहीं रोक पाएगा, न नरेंद्र मोदी रोक पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो और भी तेजी के साथ अलोकप्रिय होगी। उसमें और भी भयानक भ्रष्टाचार होगा। जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार भी, जो कि बहुत बड़ा लगता है, शर्मा जाएगा उसके सामने। जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है, अपने बहुत शुरुआती दौर में इन्होंने विकल्प देने की बात कही थी, लेकिन अंततः ये भी विकल्प नहीं दे पाए। ये भी शासन का कोई ऐसा नया तरीका नहीं दे पाए जो कि कांग्रेस के शासन करने के तरीकों के मुकाबले अधिक सिक्काबंद, जनोन्मुख हो। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये कहते हम लोग जरूर थे, लेकिन वास्तव में ये लोग सब विकल्प थे या हैं, इस पे मुझे शक है। विकल्प की तो प्रतीक्षा हो रही है। आम आदमी पार्टी भी उस प्रतीक्षा को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये अभी देखा जाना बाकी है। मीडिया के अराजकतावादी मुख्यमंत्री की अवधारणा पर जो बहस चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, मैं तो अराजकता से बिल्कुल दुखी नहीं हूं। मेरा तो मानना है कि अराजकता और व्यवस्था, ये इनका एक चक्र चलता है। कभी अराजकता होती है, फिर उसमें से व्यवस्था निकलती है, फिर व्यवस्था बनती है, कभी व्यवस्था ही स्वयं में अराजकता बन जाती है। अब जिस तरह भ्रष्टाचार के आधार पर व्यवस्था खड़ी हुई है, मैं तो उसको व्यवस्था में कहने से इनकार करता हूं। मैं तो मानता हूं कि भ्रष्टाचार की अराजकता है। भ्रष्टाचार के नेतृत्व में तो कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। तो ये अराजकता से घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक कुछ अनप्रेसिडेंटेड किस्म की, अनूठी किस्म की, जो है बेमिसाल किस्म की कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी, तब तक इस व्यवस्था और इस तंत्र को चुनौती देना नामुमकिन है। मेरा सवाल था सर, सरकार
आंदोलनकारियों पर दमन करती है, रोकती है, निपटती है। सरकार ही आंदोलन करने लगे, पहली बार ऐसा देखा गया है। इस पर्सपेक्टिव में मैं अराजकतावाद को, जैसे मीडिया का जो प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर कह रहा था कि किसी सरकार को क्या आंदोलन करना चाहिए, पूरी कैबिनेट को आंदोलन में जाना चाहिए। ये इस पर क्या सोचते? देखिए, राजनीति हमेशा उस क्षण की पैदाइश होती है जिस क्षण में वो हो रही है, चाहे वो सरकार के अंदर रह रही हो चाहे सरकार के बाहर हो रही हो। आम आदमी पार्टी की अपनी राजनीति का जो क्षण है वो एक राजनीतिक गोलबंदी के एक खास तरीके से होते हुए सत्ता में पहुंचे हैं। इसलिए वो अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान जो कि सत्ता में रहने में उनके सामने आ रही हैं, किसी और तरीके से नहीं कर सकते। वो बार बार उसी तरीके की तरफ वापस जाएंगे जिस तरीके से वो सत्ता में पहुंचे हैं। किस तरीके से सत्ता में पहुंचे हैं? वो नुमाइंदगी वाला लोकतंत्र है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता को सीधे सीधे संबोधित करने वाला जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के कुछ चुनिंदा रूपों के समावेश के जरिए यहां पहुंचे हैं। तो जब जब उन्हें संकट आएगा उनके सामने, तब तब वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उन रूपों की तरफ लौटेंगे, चाहे वो रेफरेंडम कराने के रूप में लौटे, चाहे वो पूरी कैबिनेट के धरना देने के रूप में लौटे। और जब उस रूप में लौटेंगे तो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बनेगा। उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट लोग हैं और लाभार्थी हैं इस वर्तमान व्यवस्था के, वो तो तरह तरह की उपमाओं से उन्हें विभूषित करेंगे ही। वो कहेंगे अराजकतावादी हैं, वो कहेंगे ये शर्मनाक काम कर रहे हैं, वो कहेंगे इन्होंने पद की गरिमा का ख्याल नहीं किया, वो कहेंगे ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस बात का जवाब भी दिया जाएगा और धीरे धीरे करके दो ध्रुव बनेंगे। एक ध्रुव पे वो लोग होंगे जो कहेंगे कि ये अराजकता जरूरी है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। एक ध्रुव पे वो लोग होंगे जो कहेंगे कि ये लोग इस योग्य नहीं है कि इन्हें राजनीति करने दी जाए, ये राजनीति करने योग्य नहीं है। ये बहस का प्रश्न है कि राजनीति करने योग्य कौन है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये जो परिदृश्य बना दिया गया है, इसके पर्सपेक्टिव में पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी तो बिल्कुल फ्रेम से बाहर हैं। उनको तो जबरदस्ती, चूंकि वो एक तरह की कांग्रेस की विरासत की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उन्हें एक त्रिकोण का एक कोण के रूप में पेश किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है। ऐसा भारत का कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे कांग्रेस जो है वो उसका ग्राफ तेजी से नीचे न जा रहा हो। अभी भी मैं मानता हूं कि चुनावी होड़ में नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर हैं। आज भी अगर आज की तारीख में वोट पड़े इस देश में, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल है। लेकिन आगे 15-20 दिन में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिस्थिति प्रतिदिन तेजी के साथ बदल रही है। अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी के बड़े आदिवासी नेता रहे, जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने बताया कि रायपुर में 50,000 आम आदमी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। तो हमने कि 50,000 लोग कौन थे? उसने बताया कि ये 50,000 लोग तो उसमें 75% भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हमने फिर रायपुर में क्या होगा? तो बोली हमारी रायपुर की सीट खतरे में है। तो ये परिस्थिति लगातार बदल रही है। परिस्थिति इसी तरीके से बदलती रहेगी अगर, तो नरेंद्र मोदी की दावेदारी उत्तरोत्तर संदिग्ध होती चली जाएगी। अगर परिस्थिति किसी वजह से रुक गई, इस तरह से तेजी से ना बदली, तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे चली रहे। अभय कुमार दुबे जी, आपने अल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप से उदयपुर में बातचीत करी, चलती हुई गाड़ी में बातचीत करी, बहुत अफरा तफरी थी, फ्लाइट पकड़ने की अफरा तफरी है। इस बीच आपने हम लोगों से बातचीत करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।